नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और तेज की तकरार किसकी सरकार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं हमारी ये खास चुनावी पेशकश आपके लिए हम लेकर आए हैं और चुनाव के इस बेहद खास सेगमेंट में हम हर रोज चुनावी खबरों पर चर्चा करते हैं। हम आपके लिए इसीलिए लेकर आ रहे हैं ये खास कार्यक्रम तेज की तकरार किसकी सरकार। हर वो सियासी खबर की हम बात करेंगे जिससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे खास सेगमेंट इलेक्शन टुडे की। इस सेगमेंट में हम उस खबर पर बात करते हैं जो सियासी गलियारों में दिन भर चर्चाओं में रहती है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म पठान रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग में भगवा कपड़ों में दीपिका पादुकोण ने हॉट और बोल्ड सीन दिए हैं, जिसका विरोध मध्य प्रदेश की सियासी गलियारों में भी देखा जा रहा है। दीपिका के बोल्ड लुक का विरोध, भगवा कपड़े में हॉट सीन्स पर हंगामा, एमपी में पठान पर लग सकता है बैन, ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा बायकॉट पठान। ये वही बोल्ड सीन है जिस पर हंगामा शुरू हो गया है। फिल्म पठान के बेशरम रंग गाने में दीपिका और शाहरुख खान के इस सीन को भद्दा बताया जा रहा है। ट्विटर पर तो बायकॉट पठान ट्रेंड भी करने लगा है। साथ ही इस पर सियासत भी गर्मा गई है और तो और हिंदू महासभा ने चेतावनी भी दे दी है। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। हालांकि इस बार कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार का अंदाज अलग है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह फिल्म के सीन्स को गलत तो मान रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट देने वाले सेंसर बोर्ड पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। वास्तव में जो अभी हमने चित्र देखा है, इतना अभद्र और गंदा चित्र, भारतीय संस्कृति इसको स्वीकार नहीं करती। हमारे देश की ऐसी परंपरा नहीं है इस तरह के अर्धनग्न चित्र नौजवानों के बीच परोसे जाएं। मैं ऐसे कृत्य की और ऐसे जानबूझकर एक साजिश के तहत इस प्रकार के दृश्यों में कपड़े पहनाकर जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसकी मैं निंदा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पैसा दो, ऑर्डर लो। पठान मूवी अगले साल 25 जनवरी को रिलीज होगी। एक महीने पहले फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, उसे भी कई लोगों ने पसंद नहीं किया था। अब फिल्म में भगवा रंग पहनकर बोल्ड सीन करने पर विवाद बढ़ गया है। ऐसे में आगे इस फिल्म का क्या अंजाम होगा, इसका भी टीजर पब्लिक ने जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। देखिए, आप जानते हैं सियासत में खबर तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि उसके एंगल को ना समझा जाए, और इसी एंगल को समझने के लिए हमने आपके लिए एक चुनाव शाखा बनाई है। इस चुनाव शाखा में वो सियासी रिकॉर्ड हैं जो आपको किसी भी खबर के मायने को समझने में मदद करेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं अपनी चुनाव शाखा में, जहां मौजूद है हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी। शैलेंद्र जी, जरा समझाएं हमारे दर्शकों को, जिस तरह से शाहरुख की नई फिल्म पठान को लेकर अब विरोध हो रहा है, और ये पहली दफा नहीं, हमने पहले भी कई दफा देखा है फिल्मों को लेकर विरोध उठते आए हैं, लेकिन विशेष वर्ग या दलों की तरफ से आवाज होती है। चुनाव की शाखा में हम जरा समझाइए कि कांग्रेस जो एक आवाज उठा रही है, विरोध कर रही है, क्या ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है? देखिए दीपक, सियासत हमेशा वो जरिया ढूंढती रहती है जिसके द्वारा वो अपने एजेंडा या अपने नैरेटिव को सेट कर पाए, और हिंदुस्तान जिस तरह का मुल्क है उसमें फिल्मों से बढ़िया जरिया और कोई हो नहीं सकता।
तो कोशिश यही होती है कि फिल्मों के जरिए अपने एजेंडा या नैरेटिव को सेट किया जाए। और ये जो पठान विवाद है, इसके पीछे भी आप इस भावना को देख सकते हैं, क्योंकि देखिए अब बीजेपी ने ये तो कर दिया है कि एक राजनीतिक पटल पर दो मुद्दे सेट कर दिए हैं, या हम कहें दो कसौटियां सेट कर दी हैं, एक राष्ट्रवाद और दूसरा हिंदुत्व। कोई भी विचारधारा या कोई भी फिल्म या जब पटल पर आती है तो उसको इन दोनों कसौटियों पर कसा जाता है, राष्ट्रवाद की और हिंदुत्व की। तो पठान के साथ भी यही हो रहा है और दूसरी फिल्मों के साथ भी यही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके बात वहां पर फंस जाती है कि क्या ये राष्ट्रवाद को सपोर्ट कर रही है, या इसमें ऐसा कुछ है जो राष्ट्रवाद को कमजोर करता है, या हिंदुत्व की कोई भावना इससे प्रभावित हो रही है, उसको डैमेज कर रही है। तो ये बहस छिड़ जाती है। तो यही इस पठान के साथ हुआ, फिल्म के साथ हो रहा है। अभी तो सिर्फ ट्रेलर आया, एक गाना आया और उस पर इतना विवाद है। हालांकि देखिए कांग्रेस ने जो रुख अपनाया इसमें, ये आपने पहले के उसके रुख से इसमें आपने बदलाव देखा होगा। ये विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन बहुत इसकी शैली अलग है। उन्होंने पोस्टर को आपत्तिजनक बताया है और पूरी तरह उसको बैन करने की भी बात कही, आपने अगर बयान सुना हो। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ये कैसे पास हो गया, सेंसर बोर्ड से कैसे आ गया, इसमें तो वो तो सरकार के कंट्रोल में है, सूचना एवं प्रसारण विभाग के कंट्रोल में है, तो फिर ये कैसे रिलीज हो गया। लेकिन उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाया, मतलब उसको हिंदुत्व के खिलाफ बताया इस पोस्टर को, और इसका विरोध किया है। तो ये बीजेपी ने कांग्रेस ने एक नई लाइन पकड़ी है, जो बीजेपी जिससे जरूर अचंभित हुई होगी, क्योंकि इसमें कांग्रेस उसको ध्रुवीकरण का मौका नहीं दे रही है। वो एक पार्टी नहीं बन रही है, वो फिल्म या उस पोस्टर के खिलाफ है, लेकिन उस बीजेपी की नीयत पे जरूर सवाल उठा रही। तो एक ये नया एंगल इसमें दिखता है, और ये अब चुनाव का सीजन है तो ये जरूर बढ़ेगा। और इसमें देखिए सोशल मीडिया जब से हावी हुआ है तब से इस तरह के विवाद ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जो मैदान है बड़ा मुफीद होता है इस तरह की चीज़ों को में दंगल, जब विचारधाराओं का जो दंगल होता है तो सोशल मीडिया उसमें बहुत अच्छा एक दंगल अखाड़ा कह सकते हैं हम। तो ये ज़्यादा ट्रोल आर्मीज खासतौर से जो होती हैं, दोनों पार्टियों की अपनी ट्रोल आर्मीज हैं, और उसको तरह तरह से ये लोगों के बीच इसको प्रसारित किया जाता है या चर्चाओं में लाया जाता है। तो ये फिल्म बड़ा अच्छा जरिया हो जाता है, उसमें ध्रुवीकरण का भी मौका मिलता है और अपने मुद्दे सेट करने का मौका मिलता है। इसलिए ये सियासत हो रही है, और इसमें दोहरी सियासत है। सिर्फ फिल्मों का उपयोग सियासी पार्टियां कर रही है ऐसा नहीं है, फिल्में भी सियासी पार्टियों का उपयोग करती हैं, क्योंकि जितना विवाद होगा उतनी चर्चा में आएगी। फिल्म बदनाम हुए तो क्या हुए, नाम तो हुआ वाला फॉर्मूला यहाँ पर लागू होता है, और उनको फ्री में एक प्रमोशन मिल जाता है। तो सियासत और फिल्में दोनों एक दूसरे का उपयोग कर रही है, और जो यूज हो रहा है तो वो हम जनता है, पब्लिक है, मतदाता है। जी बिल्कुल। एक छोटा सा सप्लीमेंट सवाल और मेरा, ये भी हम समझना चाहेंगे शैलेंद्र जी, ये तो बात हुई कांग्रेस की जिसने शायद एक नई लाइन पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का भी हमने बयान सुना। पहले भी कई दफा कई फिल्मों को लेकर वो चेतावनी देते स्पष्ट नजर आते हैं। क्या आपको लगता है अगर इस तरह का जो विरोध हो रहा है तो फिल्म निर्माताओं को इस पर विचार करना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में फिल्म रिलीज होगी या नहीं होगी इस पर फैसला किया जाएगा, गृह मंत्री कह रहे हैं। और दूसरा, क्या फिल्म को जो प्रमोशन मिलता है, जो एक हाईलाइट होती है फिल्म इस तरह के विवादों से, ये फिल्म निर्माताओं के पक्ष में कितना जाएगा? देखिए ये मेरे ख्याल से तो कभी कभी मकसद ही ये होता है, क्योंकि सारी टैक्टिक्स अपनाई जाती हैं कि फिल्मों को कैसे प्रमोट किया जाए। और ये मेरे ख्याल से पिछले कुछ सालों में ये देखा है, 2-3 सालों में ये एक ट्रेंड सा बन गया है कि कोई भी एक आप विवादित चीज डाल दीजिए, फिल्म का प्रमोशन हो जाएगा, चर्चा में आ जाएगी, फ्री में सियासी पार्टियां उसका प्रचार प्रसार कर देती हैं। प्रदर्शन पद्मावत के साथ भी यही हुआ और दूसरी फिल्मों के साथ भी यही हुआ। तो ये अच्छा खासा प्रचार मिल जाता है और फिल्म पहले ही हिट हो जाती है। तो ये एक ट्रेंड सेट हो गया है, हम कह सकते हैं दीपक। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो उसने इसमें जरूर अलग लाइन ली है और सेंसर बोर्ड को निशाना साधा है। लेकिन बीजेपी के पास एक पक्ष यह है कि वो सेंसर बोर्ड स्वतंत्र इकाई है और वो अपना फैसला खुद लेता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं उलझाने वाली चीज़ें हैं और ये एक जो नूरा कुश्ती है कह सकते हैं हम पार्टियों की, ये जरूर चलेगी। लेकिन हाँ, ये इतना जरूर है कि इसमें कहीं ना कहीं भावनाएं सही में आहत हो जाती हैं, क्योंकि उपयोग तो करता है फिल्मकार इस चीज का, लेकिन कुछ एक वर्ग है जरूर वो इतना संवेदनशील होता है समाज में, जो इस तरह की चीजों से प्रभावित होता है और उनकी भावनाएं हर्ट होती हैं। तो इस तरफ जरूर सोचना चाहिए सियासी पार्टियों को भी कि वोट के चक्कर में ये सब ऐसी चीजें ना उलझाएं जिससे एक वर्ग प्रभावित हो पूरा भावनात्मक रूप से। चलिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने शैलेंद्र जी, बहुत शुक्रिया चुनाव शाखा में इस खबर पर जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए, अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट की। हालांकि देखिए, मध्य प्रदेश में अभी 230 वाली विधानसभा सीट में मुकाबला तो जोरदार होगा, ये बात तय है।
और मध्य प्रदेश की हर एक सीट अहमियत भी रखती है, चाहे वो सीट सीहोर की हो या फिर सिंगरौली की। बूथ बाजा में आज हम आपको लिए चलेंगे सिंगरौली सीट। 2023 में यहां रंग जोरदार होने वाला है। 15 साल से यहां बीजेपी का कब्जा बरकरार है और कांग्रेस यहां पर वापस आने के लिए यानी सत्ता में आने के लिए बेकरार है, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी यहीं से विधानसभा में एंट्री का इंतजार है। देखिए रिपोर्ट। सिंगरौली मध्य प्रदेश की वो विधानसभा सीट जहां दिलचस्प मुकाबले के आसार हैं। इस सीट का सियासी मिजाज हमेशा से अलग रहा है, लेकिन बीते 3 चुनावों से यहां बीजेपी के रामलल्लू वैश्य जीत रहे हैं। इसके पहले 2003 में समाजवादी पार्टी से वंशमणि प्रसाद वर्मा जीते, तो 1993 में वंशमणि प्रसाद वर्मा ने ही कांग्रेस से जीत दर्ज की थी। इस बार मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में तो होगा ही। आम आदमी पार्टी की सक्रियता यहां त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बना सकती है। इसकी वजह भी है क्योंकि निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यहां जोरदार लड़ाई लड़ी और प्रदेश में अपना पहला महापौर सिंगरौली नगर निगम से ही लिया। हालांकि विधायक रामलल्लू वैश्य कोई चुनौती नहीं मानते। उनके मुताबिक बीजेपी सरकार ने यहां विकास के कई काम किए हैं और इसी दम पर वो जीत का चौका लगाएंगे। आप कभी इसी पंचायत में आप जाते थे तो 25 दूठ मिलता था कांग्रेस के कार्यकाल में, पर आज मैं देखता हूं तो कम से कम 15, 20, 25, 50 हर एक दूसरे महीने में लोकार्पण गृह प्रवेश होते। इस तरह से बाकी योजनाएं कुछ संचालित है, खाद्यान्न हितग्राहियों को मिल ही रहा है। आयुष्मान भारत बहुत बड़ा योजना है और उन्हीं लोगों को जिनको प्रधानमंत्री आवास मिलता है उनको गैस चूल्हा दिए जाते हैं। अनेक प्रकार की सरकार की योजना है। 672 करोड़ की लागत से 113 गांव में 38,000 हेक्टेयर रबी की फसल की सिंचाई के लिए यह परियोजना मंजूर की गई है। वहीं कांग्रेस भी 23 में जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि विधायक ने सरकार की योजनाओं के अलावा कुछ काम नहीं किया। क्षेत्र में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के बुरे हाल हैं। रोजगार को लेकर भी कोई कदम नहीं उठाए गए। 20 सालों में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और अगर यूँ हम सिंगरौली के विकास को देखें तो ऐसा कुछ विकास सिंगरौली जिले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा नहीं किया गया। सिंगरौली जो है अपने आप में एक ऊर्जावान क्षेत्र है, खनिज संपदा से भरा हुआ है, जिस कारण से व्यापक स्तर पर यहाँ पर डीएमएफ के फंड और सीएसआर के मद हैं। वो मद भी हमारे जो चुने हुए नेता हैं सिंगरौली पर खर्च नहीं कर पाते हैं और बाहर से नेता करके हमारे पैसे को लेकर के चले जाते हैं। हम बात करें यदि शिक्षा की ओर तो इन 20 सालों में इस सरकार ने सिंगरौली जिले में कोई ऐसे टेक्निकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, माइनिंग कॉलेज, इस तरह की कोई शैक्षणिक संस्थाओं का विकास नहीं किया। मेडिकल का स्तर भी बहुत कुछ नहीं डेवलप हुआ इन 20 सालों में। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोडों की स्थिति बद से बदतर। अब जनता के मन को टटोलने की कोशिश करते हैं। जनता मानती है कि विकास तो हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना समय के साथ होना था। आवागमन की सुविधा, हम उस आवागमन की सुविधा से जूझ रहे हैं। ना तो ढंग के यहाँ पे सड़क परिवहन है, ना रेल परिवहन की सुविधा है, ना हवाई परिवहन की सुविधा है। और अगर देखा जाए तो यहाँ से कोई भी नजदीकी शहर 200, 250, 300 किलोमीटर से नजदीक नहीं है। इतनी दूरी तय करने के लिए हमको जो साधन संसाधन चाहिए वो बिल्कुल ही नहीं है। अभी तक तो केवल जो है शिलान्यास करने की जो है तो होड़ मची हुई है। बेरोजगारी पर अगर आप जाए तो बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है और महंगाई तो खैर संभव ही नहीं है कि महंगाई आप कंट्रोल में कर लें, इसलिए कि जब तक ये जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ले आएंगे तब तक महंगाई में किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है कि कम कर पाएंगे। बहरहाल दावे और वादों के बीच समय धीरे धीरे चुनाव की तरफ बढ़ रहा है और इसके साथ ही चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ने लगी हैं। सियासी बिसात बिछ रही है जो बताती है कि 2023 की जंग जबरदस्त होगी। अनिल सिंह, बंसल न्यूज, सिंगरौली। चलिए अब आपको सिंगरौली के सियासी इतिहास को भी बता देते हैं। 2 लाख से ज्यादा मतदाता वाली ये सीट है जहां 15 साल से बीजेपी का कब्जा है। बता दें 2008 में बीजेपी के रामलल्लू वैश्य यहां से विधायक रहे। उसके पहले
2003 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के वंशमणि प्रसाद वर्मा ने जीत हासिल की। वहीं वंशमणि वर्मा 1993 में कांग्रेस से विधायक बने थे। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी भी अब सक्रिय हो गई है। हाल ही में हुए निकाय चुनाव में महापौर आम आदमी पार्टी की बनी है। आम आदमी पार्टी ने एक तरह से अपना खाता खोला है। चलिए अब आपको हम मिलवाते हैं बोले तो नेताजी में एक मध्य प्रदेश के खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री भारत सिंह कुशवाहा से, जो एक बहुत ही जाने माने मंत्री है, और जानते हैं कि 2023 को लेकर उनकी क्या तैयारी है। बीजेपी किस मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर की ग्रामीण सीट से विधायक हैं। 2023 के चुनाव को लेकर 1 साल से भी कम समय बचा है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल विधानसभा में अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और तत्काल ही जो उनकी समस्या उनका निराकरण भी कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय विधायक भारत सिंह कुशवाहा और मंत्री भी हैं और इस समय हम बात करने की कोशिश करते हैं कि सर 2023 को लेकर बीजेपी की किस तरह से तैयारी? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता रहते हैं निरंतर संपर्क में लोगों में रहते हैं। हर मतदान केंद्र पे, बूथ केंद्र पे जो भी बैठकें होती हैं, चूंकि चुनाव को लेकर नहीं होती हैं, वो हमेशा ही रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है, हमेशा कोई भी चुनाव हो, चुनाव चलते ही रहते हैं, कहीं ग्राम पंचायत के, कहीं जिला के, कहीं नगर निगम के। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी चुनावी राजनीति कभी नहीं करती है। जो आपकी विधानसभा है उसमें कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं? फिलहाल देखिए, स्थानीय छोटे पूरे मुद्दे हो सकते हैं, तात्कालिक समस्याएं होती हैं, 10 दिन में पैदा हो जाती हैं, 5 दिन में खत्म हो जाती हैं। कुल मिला के जो भी बड़े काम थे, शिक्षा को लेके सीएम राज स्कूल भी स्वीकृत हो चुका है, नहरों का भी काम चल रहा है और भी नहर स्वीकृत हुई है। रोडों का काम आप खुद स्वयं जाके देखेंगे। मैं अपने मुंह से कहूँ तो अच्छी बात नहीं है, आप सब लोग देखेंगे तो आपको भी संतुष्टि मिलेगी कि ग्वालियर ग्रामीण के अंदर हर विभाग का पैसा खर्च हुआ है और हर विभाग के माध्यम से ग्वालियर ग्रामीण को विकास देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर भी हमें और बहुत से काम करना है। बिजली पे, रोड पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे भी हमने बेहतर काम किया है। उसके अलावा भी कई ऐसे काम किए ऐसे जो योजना में नहीं है। नए नवाचार के तहत डेंटल का भी काम मेरी विधानसभा में हो रहा है। बुजुर्ग माता पिताओं को डेंटल, ऐसे 32 दांत का भी काम हो रहा है और बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का भी काम हो रहा है। तो कुल मिला के ये है कि योजना को तो लाभ मिल ही रहा है और मूलभूत सुविधाओं पर हमने काम किया है। फिर भी अगर सामाजिक क्षेत्र में हमें और भी नए नवाचार की जरूरत पड़ रही है तो हम कर रहे हैं। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा के विधायक भारत सिंह कुशवाहा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है जन जन तक पहुंची जा रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो भी राज्य में बनेगी और जिस तरह से लगातार जो काम हुए इनकी विधानसभा में उनसे लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा की बात की जाए तो लगातार इस विधानसभा में लगातार काम किए जा रहे हैं। विकास के काम भी आगे भी करते रहेंगे। उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। चलिए अब वक्त है चुनावी जायका लेने का। हम पहुंचे दमोह के अस्पताल चौराहा और मतदाताओं से चाय पर चर्चा करते हुए जाना उनके क्षेत्र की सियासी सरगर्मी के बारे में। साथ ही ये भी जाना कि 2023 चुनाव में वो कौन से मुद्दे रहेंगे जो गेम चेंजर साबित होंगे। विधानसभा चुनाव 2023 की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और चौराहों पर चर्चा शुरू होने लगी है। इस वक्त हम मौजूद हैं दमोह के अस्पताल चौराहे पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये संजू की चाय की दुकान है। ये काफ़ी प्रसिद्ध चाय की दुकान है। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, चाय पीते हैं और ख़ासतौर पर चुनाव की चर्चा करते हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कि चाय का लुत्फ ले रहे हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि दमोह विधानसभा के साथ साथ पूरे दमोह जिले की चारों विधानसभाओं में कौन से मुद्दे इस समय छाए हैं और आगामी चुनाव में छाए रहेंगे। विधानसभा चुनाव में आप देख रहे हैं कि भाजपा की सरकार और विकास के नाम पर ही काम होते हैं। जब भी विकास हो रहा है तो सरकार है, उसमें क्या है, विकास ही मुद्दा रहता है और कुछ नहीं। बांदकपुर के व्यवस्थित विकास के लिए, सौंदर्यकरण के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया। लगातार उपेक्षा बांदकपुर धाम की जा रही है
तो हमें तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सनातन धर्म के जो आस्था के केंद्र हैं उनका विकास करे, उनका सौंदर्यकरण करे। क्योंकि लाखों भक्त बांदकपुर प्रतिदिन जाते हैं तो उन्हें सुविधाओं के अभाव में परेशानियां होती हैं, दिक्कत होती हैं। तो जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनका विकास हो, सौंदर्यकरण हो। कुल मिलाकर धार्मिक स्थलों के नाम पर भी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार ये मुद्दा हावी रहेगा। जी बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या इस बार विधानसभा में मुद्दा रहेगा? सबसे पहले तो अपन देखते आ रहे हैं कि जमीन से जुड़ा हुआ नेता ही दमोह शहर में विकास और यहाँ के जुड़े हुए मुद्दों को ऊपर तक लेके जा सकता है। कुल मिलाकर कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ पर जमीन से जुड़ा हुआ नेता चाहिए जो यहाँ पर मुद्दों को ऊपर तक उठाए। गरम गरम समोसे यहाँ पर बन रहे हैं, आप देख सकते हैं कि लगे हुए हैं लोग, लगातार चाय भी बन रही है। आइए जानते हैं यहाँ दुकान मालिक से, आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे दमोह के? अब तो ये मुद्दा रहेगा, न कांग्रेस रहेगी न बीजेपी रहेगी, तो नया दल चलेगा। नए दल की कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है। कुछ और वरिष्ठ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव जो विधानसभा चुनाव है इसमें क्या मुद्दे रहेंगे? तो मैं चाहता हूं कि दमोह के लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर मिले, तो ऐसी कोई फैक्ट्री लगे। जो भी सरकारें अगर रोजगार के अवसर देंगी वो आनी चाहिए। कुल मिलाकर चुनाव का जाएगा इस समय कुछ मीठा है, कुछ खट्टा है। दमोह में लोग लगातार अपने अपने मुद्दे बता रहे हैं। कोई जमीन से जुड़े हुए आदमी की बात कर रहा है, कोई एक अलग दल की बात कर रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी शुरुआत है, आगामी समय में चुनाव और रोचक हो सकता है। मनीष सोनी, बंसल न्यूज, दमोह। चलिए इसी के साथ इस खास चुनावी कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।